ओके, नेक्स्ट हमारे पास हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए सबसे पहले आप लोग यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन लिखेंगे, यानी कि वेक्टर विद द मैग्नीट्यूड 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर एंड इट स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। और इसमें आप जब इस वेक्टर को लिखेंगे तो साथ में इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी लिखेंगे, दैट इज़ ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड। उसके बाद जो आपके पास पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर की भी आप डेफिनेशन लिखेंगे कि ये आपके पास किसी भी कह लेंगे पॉइंट की पोजीशन को स्पेसिफाई करता है और किसी भी ओरिजिन के रिस्पेक्ट से। और इसको आप लिखते हैं आर इज़ इक्वल टू ए आई प्लस बी जे। आई आपके पास होता है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स और जे आपके पास यूनिट वेक्टर होता है इन डायरेक्शन ऑफ वाई। उसके बाद आपके पास जो लास्ट डेफिनेशन है दैट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर के लिए आप लोग बताएंगे कि ये इफ़ेक्टिव वैल्यू होती है किसी भी वेक्टर की इन अ गिवन डायरेक्शन। अगर आप एक्स कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो एक्स डायरेक्शन में होगा आपके वेक्टर का कंपोनेंट, और जो आपका वाई कंपोनेंट होगा वो उसकी इफ़ेक्टिव वैल्यू होगी इन द डायरेक्शन ऑफ वाई। उसके बाद आपके पास क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है, द वेक्टर सम ऑफ थ्री वेक्टर्स गिव्स अ जीरो रिजल्टेंट। व्हाट कैन बी द ओरिएंटेशन ऑफ द वेक्टर्स। यानी कि आपके पास क्या है कि तीन वेक्टर्स हैं और उनको जब आप सम कर रहे हैं तो आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है दैट इज़ ज़ीरो। तो आप लोगों ने बताना है कि उनकी ओरिएंटेशन क्या होगी, उनको किस तरह आप लोगों ने अरेंज किया होगा और किस एंगल पे वो एक दूसरे के साथ होंगे। तो उस वक्त जो उनका रिजल्टेंट होगा तीनों वेक्टर्स के सम का, वो किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि अगर आपके पास हेड टू टेल रूल को माइंड में रखें तो ये आपके पास वेक्टर ए है जो इस डायरेक्शन में है, वेक्टर बी इसके ऊपर है इस तरह करके, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो वेक्टर ए है उसकी हेड के साथ वेक्टर बी की टेल को मिला हुआ है, और यहाँ पे आप लोगों के पास ए और बी इस तरह है। अगर हम देखना चाहें कि हमारे पास ए और बी दो वेक्टर्स हैं और इनका रिजल्टेंट एक तीसरा वेक्टर सी है, तो तीसरे वेक्टर सी को इनके रिजल्टेंट होने के लिए क्या होना चाहिए कि सी की जो टेल है वो यहाँ पे ए के हेड के साथ होनी चाहिए, ए की टेल के साथ होनी चाहिए और बी के हेड के साथ इसका हेड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि उल्ट है, ऐसा हो रहा है कि आपका जो सी रिजल्टेंट है, ए और बी का जो रिजल्टेंट सी वेक्टर है उसकी जो टेल है वो बी के साथ है और उसका जो हेड है वो ए की टेल के साथ है। तो अब ये सी तो नहीं रहा बल्कि ये क्या हो गया है, माइनस सी, यानी कि सी की डायरेक्शन इन्वर्ट हो गई है। ये डायरेक्शन होनी चाहिए आपके पास सी की, लेकिन अब ये वाली डायरेक्शन होगी है सी की। सो सी इन्वर्ट हो गया तो हम इसके साथ माइनस सी लिख लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि माइनस का साइन जो है वो डायरेक्शन की चेंज या उसको स्पेसिफाई करने के लिए होता है। सो हम लिख सकते हैं कि अगर हम लोगों ने ए और बी वेक्टर्स को ऐड किया है तो हमारे पास एक सी वेक्टर आया है, और इस केस में इस ओरिएंटेशन में इस तरह की जो ओरिएंटेशन हम लोगों ने वेक्टर्स की है उसमें यहाँ पे हमारे पास माइनस सी आया है। सो यहाँ पे माइनस सी माइनस हो रहा है, उधर जाके ये प्लस हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास तीन वेक्टर हैं ए प्लस बी प्लस सी, और उन तीनों का सम किस चीज़ के इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल। सो आप कह सकते हैं कि अगर आप वेक्टर्स को इस ओरिएंटेशन पे रखें, एक ट्रायंगल की फॉर्म में रखें, तो उस वक्त उन तीनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होता है वो ज़ीरो के इक्वल होता है। थर्ड क्वेश्चन आपका है, वेक्टर ए लाइज इन द एक्स वाई प्लेन फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल बोथ ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बी नेगेटिव, फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल इट्स कंपोनेंट हैव ऑपोजिट साइन। अब आपको कहा गया है कि आपके पास एक्स वाई प्लेन है और एक्स वाई प्लेन के अंदर आपके पास एक वेक्टर लाई कर रहा है। तो ऐसी कौन सी ओरिएंटेशन होगी उस वेक्टर की कि जब उसके दोनों जो कंपोनेंट्स होंगे, जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे वो नेगेटिव होंगे, या फिर उसकी कौन सी ओरिएंटेशन होगी। दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहली क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि कौन सी ऐसी ओरिएंटेशन होगी जब दोनों कंपोनेंट्स क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि कौन सी ऐसी ओरिएंटेशन होगी जब दोनों कंपोजिट्स के दोनों कंपोनेंट के जो है वो अपोजिट साइंस होंगे। सो सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये देख लें कि आपके पास क्या है, एक्स वाई प्लेन है। जब आपके पास एक्स वाई प्लेन के इस तरह करके आप ड्रॉ करते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे आपके पास क्या होता है, ओरिजिन होता है। ओरिजिन से जो राइट साइड होती है वहाँ पे आपके पास एक्स कंपोनेंट होता है, और ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे आपके पास जो एक्स डायरेक्शन होती है, ये कह लें कि एक्स एक्सेस होता है, वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसी तरह इस ओरिजिन से ऊपर जो होता है वाई एक्सिस वो पॉजिटिव होता है, और उसके नीचे जो होता है वो क्या होता है, वाई नेगेटिव। उसके अलावा मैंने आपको वेक्टर्स एडिशन वाले
टॉपिक में बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट्स दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स की पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। सो अगर आपके पास कोई वेक्टर ए है और वो यहाँ पे आपके पास लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो उसके जो दोनों कंपोनेंट्स होंगे वो दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। लेकिन अगर आपका कोई भी वेक्टर है वो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपके पास y तो पॉजिटिव है लेकिन x क्या हो गया है, नेगेटिव। सो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया कि दोनों जो कंपोनेंट हैं उनके अपोजिट साइंस हो गए। जो दूसरा क्वेश्चन है वो सेटिस्फाई हो रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर, यानी कि यहाँ पे आपके पास जो वेक्टर है आपका, उसका एक कंपोनेंट नेगेटिव है और एक कंपोनेंट पॉजिटिव है, यानी कि दोनों के अपोजिट साइंस हैं। उसके बाद जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो इधर आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में आके आंसर हो जाता है। उसका क्या आंसर आता है कि आपके पास वेक्टर क्या है, जब थर्ड क्वाड्रेंट में है तो वेक्टर का एक्स कंपोनेंट भी नेगेटिव है और वाई कंपोनेंट भी नेगेटिव है, और यही आपका क्वेश्चन था कि कब उसके दोनों जो कंपोनेंट्स होंगे वो नेगेटिव होंगे। उसके बाद अगर फोर्थ क्वाड्रेंट को हम लोग देख लें तो वहाँ पे भी आपके पास यही है कि आपके पास जो वेक्टर है उसके जो दोनों कंपोनेंट्स हैं उनका अपोजिट साइन है, यानी कि x क्या है, पॉजिटिव है, और y क्या है, नेगेटिव है। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर ये है कि अगर आपका वेक्टर एक्स वाई प्लेन में थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उसके जो दोनों कंपोनेंट्स होंगे वो नेगेटिव होंगे। और इसी तरह अगर आपका जो वेक्टर है वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, उनके जो साइंस हैं वो क्या होंगे, अपोजिट होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, इफ़ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इज़ नॉट ज़ीरो कैन इट्स मैग्नीट्यूड बी ज़ीरो, एक्सप्लेन। ओके, ये क्वेश्चन क्या है कि इफ़ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज़ ज़ीरो, यहाँ पे नॉट का वर्ड जो है वो अननेसेसरी है। कहा गया है कि आपके पास अगर एक वेक्टर है और उसका कोई भी एक कंपोनेंट अगर ज़ीरो हो जाएगा तो क्या वेक्टर का मैग्नीट्यूड सारा ज़ीरो हो जाएगा या नहीं। इस चीज़ को देख लेते हैं। आपको पता है कि मैथमेटिकली अगर आपके पास एक वेक्टर ए है और उसके तीन कंपोनेंट्स हैं ए एक्स, ए वाई और ए जी, तीनों डायरेक्शंस में, तो उसके मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए आप तीनों के स्केयर को ले लेते हैं और उसके स्केयर के फिर लेने के बाद उनको ऐड करने के बाद उनका अंडर रूट ले लेते हैं। सो इनका क्वेश्चन ये है कि अगर इन तीनों कंपोनेंट्स में से कोई एक कंपोनेंट ज़ीरो हो जाए तो क्या आपका वेक्टर ए ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि अगर आपका मैं ये वाला कंपोनेंट ए एक्स कंपोनेंट को ज़ीरो कर दूँ मैं, तो यहाँ पे आपके पास ए वाई और ए जी दोनों कंपोनेंट्स मौजूद हैं जो कंट्रीब्यूट करेंगे आपके मैग्नीट्यूड में। सो मैग्नीट्यूड ज़ीरो नहीं होगा। सेम गोज़ विद द वाई कंपोनेंट की, अगर आप वाई कंपोनेंट को ज़ीरो करेंगे तो भी आपका मैग्नीट्यूड क्या है, ज़ीरो नहीं होगा। अगर आप जी कंपोनेंट को भी ज़ीरो करते हैं तो भी आपका जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर का वो क्या होगा, ज़ीरो नहीं होगा। सो यहाँ पे आप लोग ये कह सकते हैं कि अगर आपका एक कंपोनेंट जो है वो ज़ीरो हो रहा है तो दैट डजंट मीन कि आपका सारा मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन अ वेक्टर हैव अ कंपोनेंट ग्रेटर देन द वेक्टर्स मैग्नीट्यूड, यानी कि आपके पास क्या है, क्वेश्चन पूछा गया कि आपका जो भी वेक्टर है उसका जो कंपोनेंट है क्या वो उसके मैग्नीट्यूड से ज़्यादा हो सकता है। यानी कि से अगर आपके पास एक वेक्टर ए है और उसके कंपोनेंट्स हैं ए एक्स और ए वाई, तो आप बताएं क्या ए एक्स अकेला जो है वो ग्रेटर देन होगा इस मैग्नीट्यूड के, या ए वाई जो है वो इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास क्या है कि ग्रेटर का केस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप एक्स कंपोनेंट को और वाई कंपोनेंट के दोनों को स्केयर्स को लेके ऐड कर रहे हैं और फिर इनका अंडर रूट ले रहे हैं। सो ऐसा कभी भी नहीं होता कि जो मैग्नीट्यूड हो वो किसी भी एक कंपोनेंट से बड़ा हो जाए। से अगर आपके पास मैग्नीट्यूड 2 हो ए एक्स का और ए वाई का 1 हो तो भी आपके पास क्या होगा कि मैग्नीट्यूड ए एक्स से ग्रेटर होगा। यानी कि यहाँ पे 2 है, इसका स्केयर लूँगी मैं 4 हो जाएगा, प्लस 1 है उसका स्केयर लूँगी तो वो 1 ही रहेगा, तो 4 + 1 5 हो जाएगा। तो अंडर रूट 5 यहाँ पे मेरे पास होगा। अंडर रूट 5 इज़ क्लियरली ग्रेटर देन 2, जो कि मैंने एज्यूम किया था कि मेरा ए एक्स कंपोनेंट है। सो या तो ऐसा हो सकता है कि अगर आपके पास ए वाई ज़ीरो हो जाए तो आपका जो ए मैग्नीट्यूड है वो एक कंपोनेंट के इक्वल हो जाए, ठीक हो गया। तो या फिर हो सकता है कि ग्रेटर हो, मैग्नीट्यूड हमेशा आपका ग्रेटर रहेगा कंपोनेंट से। और इस तरह का जब केस हो जाएगा कि जब आपके पास जो वाई कंपोनेंट है वो ज़ीरो हो जाए या एक्स कंपोनेंट ज़ीरो हो जाए, तो उस वक्त वो उन कंपोनेंट्स के इक्वल तो हो सकते हैं लेकिन उससे ग्रेटर नहीं हो सकते, यानी कि मैग्नीट्यूड से ग्रेटर नहीं हो सकते कभी भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है,
कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हैव अ नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पे भी ये भी चीज़ यहीं पे आंसर हो जाएगी कि आप लोगों को से पूछा ये गया है कि क्या किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो सकता है या नहीं। तो आपको पता है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो इस फॉर्मूले से हम लोग ले सकते हैं कि जो भी वेक्टर्स के कंपोनेंट्स होते हैं उनका स्क्वायर लेके उनका सम करके उनका अंडर रूट ले लेते हैं और हमारे पास मैग्नीट्यूड हो जाता है। सो अगर आपके पास कोई कंपोनेंट जो है से ए एक्स अगर नेगेटिव हो जाए, ए वाई नेगेटिव हो जाए, तो उनका स्क्वायर लेने के बाद वो दोबारा से पॉजिटिव हो जाएंगे। सो जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 7 क्वेश्चन। ए इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 व्हाट कैन यू से अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द टू वेक्टर्स। यानी कि आपके पास क्या है कि एक कंडीशन गिवन है कि अगर आपके पास एक वेक्टर ए है और उसको आप वेक्टर बी में ऐड कर रहे हैं और उसका रिजल्टेंट जो है वो उन दोनों का क्या आ रहा है, नल वेक्टर आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है, तो आप उनके कंपोनेंट्स के बारे में क्या कह सकते हैं। तो अगर आपके पास क्या है कि एक वेक्टर a प्लस बी है और वो नल वेक्टर के इक्वल आ रहा है इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट, तो हम ये करते हैं कि हम अपने a वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में और उस b वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, a वेक्टर्स को जब हम लोगों ने कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखा तो वो इस तरह होगा क्लियरली। उसके बाद अगर b वेक्टर को हम उसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखते हैं तो वो इस तरह करके होगा। अब अगर हम इनको यहाँ पे ए वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स के साथ रिप्लेस कर दें और बी वेक्टर को भी उसके कंपोनेंट्स के साथ रिप्लेस कर दें और नल वेक्टर को हम आई प्लस ज़ीरो जे की फॉर्म में लिख दें, तो यहाँ पे ये वैलिड रहेगा। अब आप यहाँ से क्या करेंगे कि जो एक्स कंपोनेंट्स हैं दोनों के, उनको अलहदा करके कॉमन लेके बाहर उनका कह लें कि यूनिट वेक्टर लगा देंगे और उसके बाद जो वाई कंपोनेंट्स हैं उनको कॉमन लेके आप लोगों ने जे यूनिट वेक्टर लगा दिया जो वाई की डायरेक्शन में है। अब उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या ये कंडीशन मौजूद है तो आप कंपोनेंट्स के बारे में क्या कह सकते हैं। सो कंपोनेंट्स के बारे में आप यही कह सकते हैं कि अगर आप यहाँ से दोनों साइड्स पे कंपोनेंट्स को कंपेयर करें तो जो आई के कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं, ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है। और अगर आप जे के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो ए वाई प्लस बी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। सो दैट इज़ द थिंग यू आर सेइंग अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। यानी कि ए दोनों के जो वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट्स हैं उनका सम भी ज़ीरो है और दोनों वेक्टर्स के जो वाई कंपोनेंट्स हैं उनका सम भी क्या है, ज़ीरो है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।